तो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और दोस्तों जो 15 और 16 को, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 15 और 16 को ही टीजीटी की जो परीक्षा आपकी होनी है उसके लिए आप बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों उसी की श्रृंखला में मैं लेकर आई हूँ आपसे यूपी टीजीटी का ही पेपर जो कि 2021 में कंडक्ट कराया गया था, उसका प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस जो है ये प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, आई होप इसको करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके के पेपर आयोग पूछता रहा है। साथ ही साथ आप इसमें देख भी सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम इसमें हमारा आज का जो प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों इसमें पेपर में 4 क्वेश्चन पहले से दिए रहते हैं, जिनमें से हर एसएसटी में आपको पता ही होगा कि 4 सब्जेक्ट होते हैं जिनमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो उनमें से 4 क्वेश्चन जो होते हैं स्टार्टिंग में ही दिए होते हैं और उनमें से हर एक सब्जेक्ट का क्या होता है, एक पेपर होता है, एक क्वेश्चन जो उसमें से होता है। ठीक है, तो वहाँ इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू है क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पे पॉलिटी का होता है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करना मैं नहीं डाल पाई हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं उस क्वेश्चन को आपको पढ़ के बता देती हूँ कि वो क्वेश्चन क्या था। तो वो जो 1 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, वो ये पूछा गया था कि राजनीति विज्ञान का जो आदि और अंत है वो राज्य के साथ होता है, ये परिभाषा किसकी है। ठीक है, आप सभी को बताना है राजनीति विज्ञान का जो आदि और अंत होता है वो राज्य के साथ होता है, ये परिभाषा किसने दी है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये गार्नर महोदय की परिभाषा है, काफ़ी ज़्यादा ये जो फेमस परिभाषा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। किसने कहा है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसका अस्तित्व सच जीवन के लिए बना हुआ है। किसने कहा है, बोंदा, लास्की, ग्रामशी या फिर अरस्तु। तो ये किसका कथन है दोस्तों, तो ये कथन है अरस्तु का। ठीक है, किसने कहा है, तो अरस्तु महोदय ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसे दिया जाता है। संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन का श्रेय किसे दिया जाता है बताना है। बेंथम को, लॉक को, बोंदा को या ऑस्टिन को। तो किसे दिया जाता है दोस्तों, तो ये दिया जाता है ऑस्टिन को। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों साइड में यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो इंग्लिश हिंदी आपका जो भी मीडियम है आप दोनों ही मीडियम में से इसको देख सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ आप मुझे बताइएगा कि कितने मेरे साथ के अचीवर्स जो हैं वो टीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, और पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटी के साथ आपका कौन सा सब्जेक्ट है कॉम्बिनेशन में, मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, किसका कथन है। अरस्तु का, गांधी का, मिल का या रूसो का। तो किसका कथन है दोस्तों, ये कथन है रूसो का। ठीक है, चलिए इसी कारण रूसो को अतिवादी भी कह दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं किया सकता, नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा एक अधिकार है जो अगर हम नॉर्मली पूछें तो एक विदेशी को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये ब्रिटिश नागरिक क्या हो जाएगा, विदेशी। तो ऐसा कौन सा अधिकार है जो विदेशी को प्राप्त नहीं है, ये आपको बताना है। तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा या धर्म की स्वतंत्रता। तो कौन सा ऐसा अधिकार है दोस्तों, तो ये है ए। व्यापार की जो स्वतंत्रता है वो प्रत्येक व्यक्ति को नहीं, केवल भारत के नागरिक को मिलेगी। ठीक है, विदेशियों को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन से अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है। सबसे बड़ी समिति कौन सी है इनमें से, आपको ये बताना है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति या याचिका समिति। तो कौन सी है, तो ये है प्राक्कलन समिति। ठीक है, प्राक्कलन समिति है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा से इसमें होते हैं टोटल मिलाकर, राज्यसभा से दोनों से 22 सदस्य। ठीक है, 15 लोकसभा से और 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं। इसी तरीके से लोक उपक्रम समिति में, इसमें भी लोकसभा और राज्यसभा से मिलाकर कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। जबकि प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार सबसे बड़ी समिति कौन सी जाती है, प्राक्कलन समिति हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर इसके माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है। जो भारत की संसद है वो मंत्रिपरिषद के कार्यों पर किसके माध्यम से जो है वो अपना जो नियंत्रण है वो प्रस्तावित करती है। स्थगन प्रस्ताव द्वारा,
प्रश्न काल द्वारा या पूरक प्रश्न द्वारा। तो ये तीनों ही हो जाएंगे दोस्तों, तीनों ही सही है। तो इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकृति ने मानव जाति को दो स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा है। यह कथन किसका है दोस्तों? अरस्तु का, महात्मा गांधी का, बेंथम का या मार्क्स का? तो ये कथन आपका हो जाएगा बेंथम का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नवा प्रश्न। भारत का संविधान मान्यता देता है, किसे मान्यता देता है? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को, धार्मिक, भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। तो किसको देता है? ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 के द्वारा संविधान में किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्रस्तावना में केवल एक ही संविधान संशोधन हुआ है, वो है 42वां, और केवल 3 ही शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता या अखंडता। बस इतना याद रखिएगा कि प्रस्तावना में एक ही संविधान संशोधन हुआ है, 42वां 1976 में हुआ है, और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, सिर्फ ये 3 ही वर्ड जो है वो यहाँ पे ऐड किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये बताना है आपको किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो ये कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 20 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल निषेध से संबंधित प्रावधान किया गया है? दल बदल निषेध से संबंधित किसमें किया गया दोस्तों, बताना है आपको। तो ये किया गया 10वीं अनुसूची में, और ये कब जोड़ी गई थी? 1985 में। ठीक है, ये भी पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं प्रश्न को। चलिए अब प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, जो भी इसमें से सही हो उसके हिसाब से। तो हीगल का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हीगल का हो जाएगा तत्वशास्त्री। ऑस्टिन का क्या हो जाएगा? न्यायिक। मैकाइवर क्या है दोस्तों? तो समाजशास्त्री हैं। और गार्नर क्या है? गार्नर का क्या होगा? विवरणात्मक। ठीक है, तो इस प्रकार ए का चौथा तो ये 4 में दिया हुआ है। फिर बी का पहला भी 2 में दिया हुआ है। सी का दूसरा इसमें। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर बी जो है आंसर हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं, राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं, ये कौन कह सकता है? बताइए इनमें से। तो ये सर्वाधिकारवादी राज्य, टोटलिटेरियन राज्य जो होंगे उसका कथन है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। निम्नलिखित कार्याधिकारियों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। प्राथमिकता के आधार पर इनका क्रम आपको सेट करना है कि क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सबसे पहले होगा। ठीक है, इन सब में देखें तो सबसे पहले कौन हो जाएंगे? सबसे पहले हो जाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, 4 देख लेते हैं। तो ये तो हमारे दोनों कैंसिल हो गए, 4 ये हो गए। दूसरे नंबर पे कौन से हो जाएंगे? दूसरे नंबर पे हो जाएंगे हमारे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन हो जाएंगे? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। तो ये भी 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, ये भी हो गया। यहाँ पे भी हमने देखा कि दोनों में है। अब अगला देखते हैं, अगला कौन होगा? यहाँ पे केंद्रीय कैबिनेट जो सचिव हैं वो पहले हो जाएंगे यहाँ पे, या फिर जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो पहले नंबर पे आएंगे। यहाँ पे हमें ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कौन हो जाएंगे? यहाँ पे पहले हो जाएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर या निर्वाचन आयुक्त, और फिर हो जाएंगे कैबिनेट सचिव। तो इस तरीके से दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सही ऐतिहासिक कालानुक्रम बताना है। गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना, और साइमन कमीशन। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है कौन सा वाला है। तो 1930, 31 और 32 में। ठीक है, 3 हुए थे, सभी को पता ही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था।
कांग्रेस की संरचना 1885 में हुई थी। और साइमन कमीशन, तो इन्होंने बताया नहीं है कि भारत आने का या बनने की बात, तो हम 1927 इसको मान लेते हैं। तो इस पर अगर हम लगाएंगे तो सबसे पहले 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पहले ही खत्म हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे हमारा हो जाएगा साइमन कमीशन, तो 4 हो जाएगा। तो इसमें 4 है, तो इस प्रकार हमारा सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अगर एलिमिनेशन करके आप प्रश्नों को करेंगे तो आपको आसानी रहेगी और पूरा क्वेश्चन ना भी आने के बावजूद भी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि करने में सहायता देता है? ठीक है, आपको बताना है ये कथन किसका है। तो ये कथन किसका है दोस्तों, ये कथन है लास्की महोदय का। ठीक है, इन्होंने राज्य को ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर, भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों में बताया गया है? संघ राज्य संबंध बताना है। संघ राज्य संबंध किस में बताया गया है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, संघ राज्य संबंध किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसके लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा 356 से लेकर 363। ठीक है, कौन सा संबंध पूछा गया है? प्रशासनिक संबंध पूछा गया है। ठीक है, और अगर विधायी संबंध पूछा गया होता तो कितना हो जाता, 245 से लेकर 255 तक अगर विधायी संबंध पूछा गया होता तो ये हो जाता। ठीक है, प्रशासनिक संबंध पूछा गया है इसलिए 256 से 263 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा प्रश्न को दोस्तों कि प्रशासनिक संबंध पूछे गए हैं या फिर विधायी संबंध पूछे गए हैं। विधायी के लिए आपके ये अनुच्छेद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। ये 19 है। चलिए, किसने विचार दिया चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए? कौन कहते हैं कि क्योंकि समाज का स्वरूप जो है वो संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी कैसा होना चाहिए, संघात्मक ही होना चाहिए। कौन कह रहे हैं, तो ये फिर से लास्की महोदय कह रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकता है। तो कौन जारी कर सकता है रिट, तो ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ही जारी कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। रिट किस में दी गई है दोस्तों, तो आर्टिकल नंबर 32 में दी गई है। कितने प्रकार की हैं, 5 प्रकार की रिट है। और उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय इसको कैसे जारी कर सकते हैं, तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 द्वारा। आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट से एसोसिएटेड है। ठीक है, हाई कोर्ट से संबंधित है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न संख्या 21 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर अंबेडकर की रचना है? बताना है आपको। एलिनेशन ऑफ कास्ट, ये डॉक्टर अंबेडकर की रचना है, बिल्कुल सही। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, क्या ये रचना है, ये भी इनकी रचना है। राणा डे, गांधी एंड जिन्ना, ये भी अंबेडकर जी की रचना है। बुद्धा एंड हिज धर्मा, ये भी इनकी रचना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर डी हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, यह किसका कथन है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है? बताना है आपको, किसने कहा है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है? किसने कहा है, तो ये कहा है दोस्तों गार्नर महोदय ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितनी ज़्यादा परिभाषाएं पेपर में पूछी गई हैं। तो परिभाषाओं को आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि परिभाषाओं में कन्फ्यूजन भी रहता है, तो इन्हें बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, राज्य के आवश्यक तत्व पूछे गए हैं, कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आसान प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है? लोकतंत्र का कौन सिद्धांतकार नहीं है बताना है। टॉकविले, रूसो, मिल या नीश्ते? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नीश्ते जो है वो लोकतंत्र के लोकतंत्र के सिद्धांतकार जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25, अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। ठीक है, बहुत सारे प्रावधानों को जो है वो बदला गया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। किसने कहा है कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? तो ये किसने बताया था? ये बताया था लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर अपना त्यागपत्र दे दिया था? हिंदू कोड बिल को लेकर अपना त्यागपत्र किसने दे दिया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो है वो अपना त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा के निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा का में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होगा? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, आर्टिकल 350A। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है? किसने कहा है दोस्तों? तो ये कहा है लॉर्ड एक्टन ने। किसने कहा है? लॉर्ड एक्टन ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन है, वैध प्रभु संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप से व्यक्त कर सके। वह सत्ता जो दैवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। किसने दी है परिभाषा? बार्कर, सीले, गार्नर या गिलक्राइस्ट ने? तो किसने ये परिभाषा दी है दोस्तों? तो ये परिभाषा दी है गार्नर महोदय ने। क्या कह रहा है कि वह वैध संप्रभु निश्चित सत्ता जो क्या कर सके? राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप से व्यक्त कर सके। वह सत्ता को नैतिक कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा भी कर सके। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गार्नर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। विचारों को मिलाने हैं। न्याय शक्तिशाली का हित है, थ्रेसिमेकस। उसके बाद शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, मौत से तुम का है। इच्छा न कि राज्य शक्ति का आधार है, TH ग्रीन। बोंदा, अधिकतम शक्ति डकैतों का समूह निर्मित हो सकता है न कि राज्य। किसने कहा है? बोंदा ने। तो इस प्रकार यहाँ पे हमारे सारे सुमेलित हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा है स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है? किसने कहा है ये दोस्तों? तो ये कहा है सीले ने। स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है, किसने कहा है? सीले ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 33, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो विंसेंट डी गॉर्डने ने किया है दोस्तों, विंसेंट डी गॉर्डने ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? कौन है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन किया था? किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था JS मिल ने। इन्होंने स्त्रियों को मताधिकार दिया था। इन्होंने कहा था कि खुला मतदान होना चाहिए, मतों को गिना नहीं बल्कि तौला जाना चाहिए। ये सब चीज़ें किसने कही थी? JS मिल ने कही थी। अगला क्वेश्चन है, एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है। किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था JS मिल ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित वक्तव्य पर ध्यान दीजिए। भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित हैं। ठीक है, क्या भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित हैं? बताइए, क्या ये प्रधानमंत्री में निहित होती हैं? तो नहीं, प्रधानमंत्री में निहित तो नहीं होती है भाई, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और ये कौन कहता है? आर्टिकल जो 52 है वो कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा और 53 अपने अधीनस्थों द्वारा संचालन करेगा कार्यपालिका शक्तियों का। तो कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में तो नहीं है। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का प्रदेन अध्यक्ष होता है। क्या प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का प्रदेन अध्यक्ष होता है? नहीं, ये सिविल सेवा बोर्ड का प्रदेन अध्यक्ष नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका हो जाएगा ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। इसमें पूछा है कि कौन सा वक्तव्य सही बताना है, तो क्या है इसका आंसर? ए और बी दोनों क्या है? सही यहाँ पे नहीं है, तो डी हो जाएगा, ना तो एक और ना तो दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पुस्तकें दी हुई हैं, मिलानी है हमें। कौन सी पुस्तक किसकी है ये देखना है। तो विपिन चंद्र पाल की कौन सी पुस्तक है यहाँ पे? तो ये हो जाएगी हमारी द सोल ऑफ इंडिया।
द सोल ऑफ इंडिया, विपिन चंद्र पाल। ठीक है, अंबेडकर जी की कौन सी हो जाएगी, तो अंबेडकर जी की पुस्तक हो जाएगी लिव द थॉट्स ऑन लिविंग स्टेट्स। ठीक है, हिंद स्वराज किसकी हो जाएगी, तो हिंद स्वराज गांधी जी की हो जाएगी। और गीता रहस्य किसकी हो जाएगी, तो ये बीजी तिलक की हो जाएगी। तो देख लेते हैं, ए का सी, बी का डी, उसके बाद एम के गांधी यानी गांधी जी की बी, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। पूना समझौता के हस्ताक्षरकर्ता कौन थे, तो ये थे अंबेडकर जी और गांधी जी। और पूना समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था 1932 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। निम्न उपागमों में से किस एक उपागम को दो मुख्य मांगे थी, प्रासंगिकता और कार्यवाही, तो किसकी थी, तो ये थी उत्तर व्यवहारवाद या पोस्ट मॉडर्निज्म को। और पोस्ट मॉडर्निज्म के कौन लेके आया था, तो ये थे डेविड ईस्टन। मेन इसके स्कॉलर कौन थे, तो डेविड ईस्टन थे। और ये किसके विरोध स्वरूप या सुधार स्वरूप कह सकते हैं आया था, तो ये व्यवहारवाद के संशोधन या कह सकते हैं कि उसके विरोध में ये आया था। और उदारवाद के मेन स्कॉलर कौन थे, तो ये भी डेविड ईस्टन ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है बताना है बहुलवादी विचारक, तो GDH कोल बहुलवादी विचारक हैं, जॉन ऑस्टिन नहीं है, ई बार्कर और लास्की बाकी सभी बहुलवादी विचारक हैं। तो यहाँ पे नहीं बताना है हमें, तो जॉन ऑस्टिन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, परायेपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दी है। परायेपन की संकल्पना किस में दी है उसने, कि इंसान जो है अपने आप से भी पराया हो जाता है, तो किस में दी है, द इकोनॉमी एंड फिलॉसफी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर स्पीड ज़्यादा लग रही हो दोस्तों तो मुझे बताइएगा, पर मैंने स्पीड ज़्यादा से रखी हुई है क्योंकि जल्दी ही पेपर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ पे चीज़ें कवर करनी होंगी। तो जल्दी से आप इसे देख लें, आपका समय भी कम जाए और ज़्यादा प्रश्नों को आप देख सकें, इसीलिए स्पीड थोड़ी तेज़ रखी हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। ठीक है, तो किसकी शक्ति बतानी है, राज्यपाल की शक्ति बतानी है, किस अनुच्छेद में दी गई है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद में दी गई है, आर्टिकल 161 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। यहाँ पर 44 कह रहा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना, ये किस में प्रावधान है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता किस में है ये, तो ये है दोस्तों संविधान के मूल कर्तव्यों में। ठीक है, मूल कर्तव्य कहाँ दिए गए हैं आपको बताना है, अनुच्छेद 51A में। ठीक है, अब भाग कौन सा है, भाग बताना है, भाग क्या है, 4 का। ठीक है, मूल कर्तव्यों का वर्णन है, उसमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करने का की बात यह प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 363 के अनुसार एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्न में से कौन कर सकता है, कौन करता है, तो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति जी। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 75 में, 75 में। तो अगला क्वेश्चन है 47। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, किसने कहा है, तो ये कहा है प्लेटो ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि, तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था, किसमें वो आदर्श बर्बर जैसा था, किसने कहा है कि भावना से संचालित था, तो ये कहा है रूसो ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग
और ऐसे कृत्यों का पालन करेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाए। तो किसमें किया गया है? ग्राम सभा की व्यवस्था किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 243 क में ग्राम सभा बताई गई है। ख में क्या बताया गया है? तो ख में ग्राम पंचायत बताई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर हमारा 50। तो दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों को द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? प्रांतों में द्वैध शासन की गई थी 1919 द्वारा। ठीक है, अधिनियम 1919 द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आया है क्वेश्चन नंबर 51। 1963 में लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? ये बताना है, लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या प्रतिपादन किसने किया था 1963 में? तो ये किया था ML सिंघवी ने। और लोकपाल विधेयक पहली बार संसद में कब लाया गया था? तो 1968 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करना है, कौन कौन शामिल है बताना है। तो प्रधानमंत्री शामिल है, बिल्कुल शामिल है। वित्त आयोग का अध्यक्ष शामिल है क्या? नहीं, ये शामिल नहीं है। ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री शामिल है, बिल्कुल शामिल है। और राज्य के मुख्यमंत्री ये भी शामिल है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 3 और 4। राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष इसमें शामिल नहीं होगा, बाकी ये तीनों इसमें शामिल होंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका यह वक्तव्य है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है? किसका कथन है? तो ये कथन है जीन बोंदा का। अगला सवाल है, हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है? राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है लास्की का। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 सवाल छिपे हैं। यहाँ से इतना भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी पूछा गया है कई जो एग्ज़ाम है उसमें ये भी पूछा गया है, खाली यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, कि राज्य की पहचान उसके दिए हुए अधिकारों से होती है। ठीक है, और इसके अलावा ये भी पूछा गया इतना कि राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही प्रश्नों को मिलाकर एक सवाल बना के दिया गया है। अगला देखते हैं, राज्य के संदर्भ में, पेन चेंज कर लेती हूँ, ये कम दिखाई दे रहा है। शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है, ये किसका कथन है? तो किसका कथन है दोस्तों? तो ये लासवेल का। अगर शक्ति के संदर्भ में आपको कहीं भी बात दिख रही हो दोस्तों, तो वो कथन किसका होगा? कैटलिन का होगा। ठीक है, और अगर कैटलिन नहीं है तो फिर वो किससे एसोसिएटेड होगा? तो लासवेल से। ये दोनों ही विचारक राजनीति को शक्ति के संदर्भ में देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व थे? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध। किसके थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। भारत की संचित निधि से धन निकासी का प्राधिकार किसे प्राप्त है? संचित निधि से धन कौन निकाल सकता है? तो भारत की संसद। ठीक है, केवल भारत की संसद। अगला क्वेश्चन है, हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी नहीं हो सकता। ये किसने कहा है? जो हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य है वो मनुष्य तो नहीं हो सकता। किसने कहा है? तो ये कहा है स्पिनोजा ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण संप्रभुता का नहीं है? कौन सा एक लक्षण संप्रभुता का नहीं है? तो विभाज्यता। संप्रभुता का लक्षण क्या है? अविभाज्यता, न कि भाज्यता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर के लिए, अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे मृतक शरीर पर ही होगा। ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव किस वर्ष लाया गया था? एकता प्रस्ताव शांति के लिए किस वर्ष लाया गया था? तो ये लाया गया था 1950 में। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। नाजीवाद फ्रांस से है क्या? सही सुमेलित है बताना है। ठीक है, इनमें से कौन एक सही है बताना है। गिल्ड समाजवाद जर्मनी से है क्या? फांसीवाद इटली से है क्या? तो फांसीवाद इटली से है। ठीक है, नाजीवाद कहाँ से था? जर्मनी से था, फ्रांस से नहीं था। गिल्ड समाजवाद ब्रिटेन से था, जर्मनी से नहीं था। और फेबियनवाद भी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ब्रिटेन से ही था शायद। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि फांसीवाद इटली से था। और कौन था यहाँ पे प्रमुख प्रवक्ता? तो मुसोलिनी। इस पेपर का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 63। द मॉडर्न स्टेट किसकी पुस्तक है? मैकाइवर की, ओपनहाइम की, या मैकियावेली की, या MP फॉलेट की? तो ये हो जाएगी RM मैकाइवर की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यूपी TGT जो क्वेश्चन पेपर था जो कि 2021 में पूछा गया था, उस पेपर को आज हमने यहाँ पे रिवाइज़ किया, एक तरीके से PYQ लगाए हैं। मुझे बताइएगा कि इनमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, और जो गलत हुए हैं उन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ, इसी प्रकार के जो आपकी पढ़ाई में, जो आपकी तैयारी में आपको मदद करते रहें। नमस्कार दोस्तों।